हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एनपीए सीरीज़ में स्वागत करता हूं मैं। तो एनपीए सीरीज़ में हम शुरू करने वाले इस वीडियो में एनपीए केस स्टडी नंबर 21 और पहले 20 केस स्टडीज़ के लिए आप फटाफट मेरी एनपीए प्लेलिस्ट देख सकते हो। और इसी तरह से मेरे बाकी बैंक ऑडिट सीरीज़, एलएफआर सीरीज़ भी आप रिव्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। दोस्तों शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 21। ए एंड कंपनी इज हैविंग अ टर्म लोन, ईएमआई आर ओवरड्यू सिंस फरवरी 24 टिल मार्च 25। फरवरी 2024 से ईएमआई ओवरड्यू है, मार्च 2025 तक के ओवरड्यू है। ईएमआई इज ड्यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ, मीन्स जनवरी महीने का ईएमआई 1 फरवरी को ड्यू हो रहा है। सो वो भी लिखा हुआ है, जनवरी ईएमआई इज कलेक्टेड। नाउ अकाउंट स्टेटमेंट को मैंने एनालिसिस करके लिखा हुआ है केस स्टडी के फॉर्मेट में कि 31 जनवरी को उसका बैलेंस था 10 लाख रुपए आफ्टर रिकवरिंग द जनवरी ईएमआई, जो 1 तारीख को रिकवर हो चुका है। उसके बाद बैलेंस है उसका 10 लाख रुपया। देन फरवरी महीने का और मार्च महीने का इंटरेस्ट कितना है, 20,000 रुपया। तो 31 मार्च 24 को उसका बैलेंस है 10,20,000। नाउ जनवरी तक के ईएमआई आ चुके थे, फरवरी और मार्च का ईएमआई नहीं आया है। फरवरी का ईएमआई कब ड्यू होने वाला है, 1 मार्च 24 को ड्यू होने वाला है। और वहाँ से अगर हम मोर देन 90 डेज लेते हैं तो ये अकाउंट 31 मार्च को एनपीए नहीं होगा, तो एनपीए नहीं किया है। नाउ कमिंग टू द ईयर 24-25, 24-25 में उसमें साल भर में 1,20,000 ब्याज हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से मार्च में हर महीने में 10,000 रुपये अप्रॉक्स अमाउंट ली हुई है, तो 1,20,000 रुपये ब्याज हुआ है। और इंश्योरेंस हाउस का जो इंश्योरेंस था वो डेबिट हुआ है 15,000 रुपये। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 31 मार्च को 11,55,000 रुपये। 10,20,000 प्लस 1,20,000 और 15,000 रुपये। नाउ हमको केस स्टडी आई कि क्या अकाउंट एनपीए है क्या। दोस्तों इतनी सारी मैंने केस स्टडीज ली है तो आप इसका आंसर इमीडिएटली दे सकते हो, ये अकाउंट एनपीए है। बट दोस्तों माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेट ऑफ एनपीए। तो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है यहाँ पे बार बार इंसिस्ट किया गया है कि एनपीए की डेट एग्जैक्ट एनपीए की डेट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जूनियर स्टाफ या फिर एज ए बैंक ऑडिटर हम फेल हो जाते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वी आर गोइंग फॉर बैंक ब्रांच ऑडिट ऑन 31 मार्च 25। तो एनपीए की डेट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू सम कन्फ्यूजन हम लिख देते हैं 31 मार्च 25। तो इस तरह से नहीं करना है दोस्तों। कोई भी अकाउंट को अगर आप नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल रहे हो तो उसकी एग्जैक्ट एनपीए डेट आपको फाइंड आउट करनी है और वो डेट को एनपीए करना है। बिकॉज 31 मार्च को क्लासिफिकेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, आ भी सकता है बट 99% नहीं आएगा। दोनों कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा, बट जो नेक्स्ट ईयर के क्लासिफिकेशन है वो आपके डिपेंड होंगे एनपीए डेट पे। तो इसी सिचुएशन में लेते हैं कि अगर आपने इस अकाउंट को एनपीए कर दिया और एनपीए की डेट दे दी 31 मार्च 25, तो हम एग्जैक्ट डेट निकालते हैं इसकी। तो देखिए 31 जनवरी के बाद अकाउंट में कोई भी रिपेमेंट आया हुआ नहीं है। फरवरी महीने का, जनवरी का ईएमआई कलेक्ट हो चुका है, फरवरी का ईएमआई कलेक्ट नहीं हुआ है। तो फरवरी का ईएमआई कब ड्यू हो रहा है, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को डे एंड पे उसका हो जाएगा 1 दिन का ओवरड्यू। हमारे लिए नॉर्म क्या है, मोर देन 90 डेज, मीन्स 91st डे को अकाउंट को एनपीए में डालना है हमको। तो फरवरी महीने के हुए आपके 29 डेज, मार्च 24 है इसलिए, फरवरी 24 इसलिए 29 दिन ले रहा हूँ मैं। नहीं, फरवरी मंथ है तो उसका मार्च को ड्यू हो रहा है, तो 31st डे आएंगे मार्च के। तो 31st डे फॉर मार्च, अप्रैल के 30 दिन, टोटल हुए 60 डेज, 61 डेज। देन मई के अगर हुए अपने 31 अगर लेते हैं हम तो 92 हो जाएंगे। हमको 91 डे पे एनपीए करना है, मीनिंग दैट 30 मई को अकाउंट को हम कर देंगे एनपीए। मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के हुए तुम्हारे 30 प्लस 60 और 31 इसके हुए, तो टोटल डेज कितने हुए अपने 91 डेज। तो 30 मई को अकाउंट चला जाएगा एनपीए को। तो हम जब इस अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई कर रहे हैं तो 31 मार्च 2025 नहीं लिखना है, उसको लिखना है 30 मई 2024। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रिवर्सल इन द एनपीए अकाउंट। तो एनपीए के लिए पैरा 3.2.1 और पैरा 3.2.3
मैं हमेशा वीडियोज़ में इस तरह से पैराज नंबर मेंशन कर रहा हूँ। तो बहुत सी बार मुझे क्वेश्चंस पूछे जा रहे कि सर ये पैरा नंबर क्या है। तो दोस्तों आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है इसके पैराज नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के सॉल्व करने के लिए कौन से पैरा अवेलेबल है आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में। तो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर में ये जो पर्टिकुलर पैरा है ये कहता है कि जो इंटरेस्ट है या फिर कोई चार्जेस अगर अकाउंट में डेबिट किए हैं तो अगर वो रिकवर नहीं हुए हैं तो सबको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। यहाँ पे अगर पैरा आप प्रॉपरली रीड आउट करेंगे इंक्लूडिंग पास्ट पीरियड्स भी कहा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी बार मुझे कन्फ्यूजन मिलता है। जनरली ऑडिटर क्या करता है कि वो पर्टिकुलर साल वो हमेशा ये सोचता है कि आई एम द ऑडिटर फॉर 24-25, तो मैंने इंटरेस्ट रिवर्सल कौन से साल का देखना है, 24-25 का देखना है, और 24 का तो ऑलरेडी पिछले ऑडिटर ने देख लिया है। पर दोस्तों इस तरह से नहीं है। अगर अकाउंट को आप एनपीए में क्लासीफाई करते हो तो जो भी अनरियलाइज इंटरेस्ट है, अनरिकवर्ड इंटरेस्ट है, चार्जेस है, वो सब आपको रिवर्स करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट भी रिकवर नहीं था 24 का, इस साल का इंटरेस्ट रिकवर नहीं था, और चार्जेस जो डाले वो भी रिकवर नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट 1,40,000 रुपये रिवर्स करना है, एज वेल एज जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं उसको भी आपको रिवर्स करना है। तो इतने रुपए से आपके जो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे जब भी आप एनपीए क्लासीफाई कर रहे हो तो आपको एमओसी इशू करना है। एमओसी असेट क्लासिफिकेशन के लिए देना है, एज वेल एज एमओसी इशू करना है आपको इंटरेस्ट रिवर्सल के लिए। क्योंकि कुछ कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रियलाइज हो जाता है बट फिर भी अकाउंट एनपीए में रहता है। तो एनपीए दो टाइप के होंगे, एक असेट क्लासिफिकेशन के लिए अलग होगा और एक एनपीए जो है आपका जो एमओसी है वो इंटरेस्ट रिवर्सल के लिए एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि इन अनरियलाइज जो इंटरेस्ट है करंट ईयर का एज वेल एज पास्ट पीरियड का वो भी आपको रिवर्स करना है। सेकंड वन, अगर कोई चार्जेस है, कमीशन है अकाउंट में, अगर वो भी अगर अनरियलाइज है तो वो भी आपको रिवर्स करना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर एनपीए केस स्टडीज। थैंक यू सो मच।